हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइटोटॉक्सिसिटी। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहले टॉपिक में हमने फेगोसाइटोसिस के बारे में पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइटोटॉक्सिसिटी। तो साइटोटॉक्सिसिटी क्या है, इसको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और एक बात आपको बता दें कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस आप तक जल्दी से जल्द पहुंच सकें। तो चलिए आज इम्यूनिटी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस आर सर्टेन सेल्स आइदर कॉल्ड डैमेज और काज डेथ ऑफ द टारगेट सेल्स। तो इनमें ये साइटोटॉक्सिसिटी एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी एबिलिटी है किसी सेल की ताकि वो दूसरे सेल को जो है वो अपनी बॉडी से बाहर उसको ख़त्म कर सके। मिसाल के तौर पे एक सेल है, यहाँ पर ये साइटोटॉक्सिक सेल है। अब ये इस सेल को ख़त्म करना चाहता है तो ये जो है वो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करेगा जिससे जो है वो ये सेल ख़त्म हो जाएगा, ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इस प्रोसेस को साइटोटॉक्सिसिटी कहा जाता है। तो एक सेल को टारगेट करके उसको मारना, इस प्रोसेस को साइटोटॉक्सिसिटी कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेज इज एग्जिबिटेड बाय अगेंस्ट द वायरली इन्फेक्टेड सेल्स, कैंसर सेल्स, ट्यूमर सेल्स एज वेल एज आवर सेल्स ऑफ द विच आर बीइंग इन्फेक्टेड बाय सम पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो ये बहुत सारे सेल्स के जो है वो एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का। जो कुछ हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स हैं जो दूसरे सेल्स से बचने के लिए ये प्रोसेस करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल हैं जो वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं, वायरस ने उनको जो है वो अपने कब्ज़े में कर लिया है। अब उन सेल को हमें डिस्ट्रॉय करना होगा। तो उन सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास जो सेल्स हैं वो कौन से हैं? साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं। अब ये साइटोटॉक्सिक सेल उन वायरस वाले सेल्स को जो है वो ख़त्म कर देंगे। या फिर कैंसर के सेल्स हैं, ट्यूमर के सेल्स हैं, ये सारे सेल्स जो है वो साइटोटॉक्सिक सेल उनको ख़त्म कर सकते हैं। और कुछ ऐसे सेल्स जिन पर दूसरे पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स ने हमला कर दिया है उनको भी जो है ये साइटोटॉक्सिक सेल्स जो है ख़त्म कर सकते हैं। The process of cytotoxicity could be a consequence of either natural killer cells, NK cells, cytotoxic cells, TC cells। तो साइटोटॉक्सिक सेल्स या फिर नेचुरल किलर सेल्स, दो तरह के सेल्स होते हैं जो ये प्रोसेस करते हैं, जिस प्रोसेस का नाम क्या है? साइटोटॉक्सिसिटी। तो एक है नेचुरल किलर सेल्स जो साइटोटॉक्सिसिटी का प्रोसेस करते हैं और दूसरे हैं साइटोटॉक्सिक सेल्स जो ये प्रोसेस करते हैं। साइटोटॉक्सिक सेल्स एक ऐसे सेल्स हैं जो साइटोटॉक्सिसिटी का प्रोसेस तो करते हैं लेकिन इन्हें जो है वो इसे एक्टिवेट करने के लिए दूसरे किसी सेल की ज़रूरत होती है, किसी प्रोटीन की ज़रूरत होती है जो इन सेल को एक्टिवेट करे। जबकि नेचुरल किलर सेल्स को जो है वो इनकी ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें जो है वो नेचुरल किलर कहा जाता है। तो अब ये दोनों तरह के सेल, इनका मैकेनिज़्म सारा सेम होता है लेकिन इनमें ये एक तरह का डिफरेंस आ जाता है। जबकि ये दोनों जो है वो ये लिम्फॉइड लाइनेज से ताल्लुक़ रखते हैं। लिम्फॉइड लाइनेज क्या है? हमारे जो बोन मैरो के अंदर जो सेल्स बनते हैं उनके अंदर से दो लाइनेज निकलती है, एक कहलाती है माइलॉइड लाइनेज और एक होती है लिम्फॉइड लाइनेज। तो लिम्फॉइड लाइनेज के अंदर जो है वो आगे चल के दूसरे सेल्स बनते हैं और माइलॉइड लाइनेज के अंदर जो है वो दूसरे तरह के सेल्स बनते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस ये जो है वो माइलॉइड लाइनेज से बनते हैं, जबकि ये नेचुरल किलर सेल्स और साइटोटॉक्सिक सेल्स ये दोनों लिम्फॉइड लाइनेज से बनते हैं। तो ये लिम्फॉइड लाइनेज से बनते हैं और उसके बाद ये बोन मैरो के अंदर जो है वो पैदा होते हैं। ये दे डिफ़र इन देयर मोड ऑफ एक्टिवेशन अगेंस्ट द टारगेट सेल्स। अब इन दोनों का जो है वो मोड ऑफ एक्टिवेशन एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है। कौन सा? एक सेल हमारे पास साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, एक नेचुरल किलर सेल्स हैं। आल्दो ये दोनों एक दूसरे से सेम, एक दूसरे जैसे हैं, जबकि इनका थोड़ा सा मोड ऑफ एक्टिवेशन थोड़ा अलग है, इसीलिए ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर रखे गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल किलर सेल्स को। तो NK सेल्स क्या हैं? NK सेल्स आर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट इन्वॉल्व इन द डिटेक्टिंग ऑफ एलिमिनेटिंग वायरली इन्फेक्टेड सेल्स एज वेल एज कैंसर सेल्स। तो नेचुरल किलर सेल्स एक ऐसे लिम्फोसाइट्स हैं।
लिम्फोसाइट क्या है? ये WBCs की एक कैटेगरी है। WBC के अंदर जो है वो एक कुछ सेल होते हैं जो लिम्फोसाइट सेल कहलाते हैं। अब ये लिम्फोसाइट के अंदर जो है वो NK सेल्स भी आते हैं। तो NK सेल एक तरह के लिम्फोसाइट्स हैं जो क्या करते हैं, वायरली इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं, ऐसे सेल्स जिसको वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया है उनको ख़त्म कर सकते हैं, उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं और कैंसर सेल्स को भी ख़त्म कर सकते हैं। इन सच केसेस अनलाइक T cells they do not need any prior activation by antigen presenting cells। तो जैसे T cells हैं, T cells हमारे पास साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं और इनको एक्टिवेट होने के लिए किसी एंटीजन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर ये जो है वो एंटीजन है और इस एंटीजन की मदद से जो है वो दूसरे सेल्स एक्टिवेट किए जा रहे हैं, एक्टिवेशन हो रही है। तो यहाँ पर T सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जो अपना एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद ये सेल जो है वो एक्टिवेट होते हैं। जबकि नेचुरल किलर सेल्स ऐसे नहीं होते। नेचुरल किलर सेल्स खुद ब खुद एक्टिवेट होते हैं, जब इनकी ज़रूरत होती है तो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाते हैं। इसीलिए ये जो है वो NK सेल्स और TC सेल्स अलग अलग कैटेगरी में रखे गए हैं। आगे पढ़ते हैं NK सेल्स के बारे में। Hence they were named as natural killer cells. However, the mode of action in destroying the targeted cell is almost similar. इनका नाम जो है वो इसीलिए नेचुरल किलर सेल्स है क्योंकि ये खुद ब खुद एक्टिवेट होते हैं और इनका जो मोड ऑफ जो एक्शन है, एक्शन का मूड है, वो दोनों का तकरीबन सेम होता है। Just like a policeman checking national identity card of a person for verification of his identity, the NK cells do check on the surface of the cell a conjugate molecule called major histocompatibility complex। तो जैसे हमारे पास हमारी कंट्री के अंदर क्या होता है, एक पुलिसमैन होता है और वो पुलिसमैन अगर किसी इंसान को पकड़ ले तो उसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड NIC चेक करता है। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड चेक करने से जो है वो उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाती है, उसके बाद उस बंदे को छोड़ दिया जाता है। तो हमारे सेल्स के पास, नेचुरल किलर सेल्स के पास भी यही प्रोसेस होता है। सबसे पहले वो किसी सेल्स को अगर पकड़ लें तो वो क्या करेंगे, उसकी वेरिफिकेशन मांगेंगे, उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगेंगे। अब सेल के पास तो आइडेंटिटी कार्ड तो नहीं होगा, लेकिन सेल के पास जो है वो एक तरह का मॉलिक्यूल होता है और वो सेम जो है वो आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर बिहेव करता है। ये मॉलिक्यूल जो है वो हर सेल के पास मौजूद नहीं होता, सिर्फ हमारी बॉडी के सेल्स के पास ये मॉलिक्यूल मौजूद होता है और इस मॉलिक्यूल का नाम है MHC1 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1। ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारी बॉडी के सेल्स के पास मौजूद होता है और इसीलिए जब भी NK सेल्स किसी सेल को देखते हैं तो उसका जो है वो ये मॉलिक्यूल चेक किया जाता है, MHC1 चेक किया जाता है। अगर उसके पास MHC1 मौजूद है तो उसको छोड़ दिया जाता है और अगर MHC1 मौजूद नहीं है तो उसको पकड़कर उसको ख़त्म किया जाता है, उस पर अटैक किया जाता है। which serve as an identity card of a cell as self. In case of intact MHC-R, the natural killer cells remain inactive, while in any case of the modification or absence of the MHC1 on the target cell, it is activated or destroyed by the targeted cell. तो अब क्या होगा, MHC1 को चेक किया जाएगा। सबसे पहले ही नेचुरल किलर सेल्स जो है वो MHC1 को चेक करेंगे। अगर MHC1 मौजूद है, उस सेल के पास MHC1 है तो उसको छोड़ दिया जाएगा और ये नेचुरल किलर सेल्स इनएक्टिव रहेंगे। जबकि अगर कोई उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई मॉडिफिकेशन है, कोई चेंजिंग है या फिर उनके पास मॉलिक्यूल नहीं है, एब्सेंस है मॉलिक्यूल की, तो क्या होगा, नेचुरल किलर सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ये सेल्स जो है वो उस टारगेटेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। The lysis of the targeted cell is brought by the releasing cytotoxic granules having perforin protein and granenzyme। तो ग्रेनजाइम एक एंजाइम है और परफोरिन एक प्रोटीन है। ये दोनों तरह के जो है वो ये दोनों सब्सटेंस क्या होते हैं, एक ग्रेन्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं और ये ग्रेन्यूल्स जो है वो नेचुरल किलर सेल से निकलते हैं। नेचुरल किलर सेल्स को जब भी किसी सेल को मारना होता है तो वो एक तरह के ग्रेन्यूल्स बाहर निकालते हैं और उन ग्रेन्यूल्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक एंजाइम होता है ग्रेनजाइम और एक हमारे पास परफोरिन प्रोटीन होती है। परफोरिन प्रोटीन क्या करती है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो छेद कर देती है, छोटे छोटे दाने कर देती है उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। और उसके बाद ग्रेनएंजाइम जो ग्रेनजाइम एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करेगा, उन दानों से जो है वो उनके सेल के अंदर घुस जाएगा और वहाँ से फिर उसको उसके सेल की लाइसिस हो जाएगी, वो सेल ब्रेक हो जाएगा और टूट जाएगा। तो इस तरह से नेचुरल किलर सेल्स दूसरे सेल्स को मारते हैं। तो यहाँ पर आप एक पिक्चर देखें, ये हमारे पास एक पिक्चर है, इसमें आपको दिखाया गया है कि ये हमारे पास नेचुरल किलर सेल है और ये दूसरा एक बॉडी का सेल है। तो जैसा कि इस बॉडी के सेल के पास ये मॉलिक्यूल जो है MHC1 का मॉलिक्यूल मौजूद है, ये MHC1 का मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इसके पास मौजूद है। तो इसको ये नेचुरल किलर सेल्स इसको डिटेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद इसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर दूसरा हमारे पास ये जो सेल है ये फॉरेन पार्टिकल है, इसके पास कोई भी MHC मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद नहीं है। तो MHC1 मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है तो ये क्या करेंगे, हमारे नेचुरल किलर सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ये एक ग्रेन्यूल्स को जो है वो छोड़ेंगे और ये ग्रेन्यूल्स इनकी बॉडी से बाहर आएंगे। और उसके बाद इन ग्रेन्यूल्स के अंदर जो है वो परफोरिन प्रोटीन और ग्रेनजाइम एंजाइम होगा और जो इसके सेल को तोड़ेंगे तो यहाँ पर ये सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं साइटोटॉक्सिक सेल्स को पढ़ते हैं। नेचुरल किलर सेल्स कंप्लीट हुआ, अब हम साइटोटॉक्सिक सेल्स की तरफ आते हैं। साइटोटॉक्सिक सेल्स को टी सेल्स भी कहा जाता है और इसे TC सेल्स भी कहा जाता है। Cytotoxic T cells are another group of immune cells which belong to the lymphoid family of our WBC। ये भी जो है वो WBC के लिम्फोसाइट्स के साथ हैं और ये लिम्फोसाइट WBC का टाइप है और ये हमारे पास जो साइटोटॉक्सिक सेल हैं ये लिम्फोसाइट ही होते हैं। As the name suggests, they recognize virally infected cells as well as tumor cells। ये जो है वायरली इन्फेक्टेड सेल्स जो वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं उन सेल्स को मारते हैं और साथ में ये ट्यूमर सेल्स को भी मारते हैं। ट्यूमर सेल्स क्या होते हैं, कुछ सेल्स एबनॉर्मल ग्रोथ करते हैं तो वो सेल ट्यूमर कहलाते हैं, उनको भी ये डिस्ट्रॉय करते हैं। दो दे आर प्रोड्यूस इन द बोन मेरो, ये जो है ये भी बोन मेरो के अंदर पैदा होते हैं। बोन मेरो क्या है, बोन हमारी हड्डियों के अंदर एक तरह की जो है वो रस्सी नुमा एक स्ट्रक्चर होता है और इसे बोन मेरो कहा जाता है, इसके अंदर ये पैदा होते हैं। दे माइग्रेट टू द थाइमस, थाइमस हमारी बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट होता है, ग्लैंड होता है। तो थाइमस ग्लैंड के अंदर ये चले जाते हैं, सबसे पहले ये बोन मेरो के अंदर पैदा होते हैं साइटोटॉक्सिक सेल्स, उसके बाद ये थाइमस ग्लैंड के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद जब मैच्योर हो जाते हैं थाइमस ग्लैंड के अंदर रहकर ये बड़े होकर मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद ये चले जाते हैं ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर ये बाद में जाते हैं, सबसे पहले ये बोन मेरो से थाइमस ग्लैंड के अंदर जाते हैं और वहाँ पर मैच्योर होकर ये ब्लड के अंदर चले जाते हैं। ड्यूरिंग देयर मैच्योरेशन प्रोसेस द नाइव टी सेल्स जो है वो छोटे सेल्स को कहा जाता है। जब ये बोन मेरो के अंदर जब पैदा होते हैं तो इन सेल्स को नाइव सेल्स कहा जाता है और जब बड़े हो जाते हैं तो इनको साइटोटॉक्सिक सेल्स कहा जाता है। विच डेवलप CD8 type of co-receptor along with the TC cell receptors on their surface turn into the cytotoxic T cells। अब जो ये नाइव सेल्स हैं NAIVE नाइव जो सेल्स हैं ये छोटे सेल्स हैं। अब इनको बड़ा होना है, मैच्योर होना है तो इनके पास दो चीज़ें आनी चाहिए। एक ये जो है वो डेवलप करेंगे, एक रिसेप्टर डेवलप करेंगे, इसका नाम है CD8 को रिसेप्टर। तो एक ये को रिसेप्टर अपने सरफेस पर ये डेवलप करेंगे, दूसरा ये जो है वो TC सेल रिसेप्टर जो है वो डेवलप करेंगे। तो ये दो तरह के रिसेप्टर डेवलप करने के बाद ये मैच्योर हो जाएंगे और ये जो है वो साइटोटॉक्सिक सेल्स बन जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, थ्रू देयर CD8 को रिसेप्टर एंड TCR the cytotoxic T cells bind with the major histocompatibility complex present on all of their own nucleated cells of the body। तो हमारे जो भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर उन सभी के पास क्या होता है, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC1 का मॉलिक्यूल मौजूद होता है। अब MHC1 का मॉलिक्यूल जो है ये CD8 और TCR ये दो रिसेप्टर्स जो हैं साइटोटॉक्सिक सेल्स के, ये दोनों रिसेप्टर यहाँ पर आकर बाइंड होंगे और यहाँ पर जब बाइंड होंगे तो ये जो है वो आपस में कनेक्शन बनाकर साइटोटॉक्सिक सेल्स को पता चल जाएगा कि ये हमारी बॉडी का ही ये सेल्स है।
इस पिक्चर में आप देखें तो यहाँ पर आपको सेम चीज़ नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर जो सेल है ये हमारे पास हमारी बॉडी का सेल है, सॉरी साइटोटॉक्सिक सेल है, और ये हमारी बॉडी का सेल है। तो यहाँ पर ये जो है आपको ये रिसेप्टर नज़र आ रहा है, ये CD8 रिसेप्टर है, और ये रिसेप्टर जो है TCR रिसेप्टर है। अब यहाँ पर ये ग्रीन कलर का जो मॉलिक्यूल है ये MHC1 है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 है, और इस मॉलिक्यूल के साथ ये दोनों CD8 और TCR ये दोनों हमारे साइटोटॉक्सिक सेल्स के जो दो रिसेप्टर हैं ये यहाँ पर आकर बाइंड होंगे, और जब ये बाइंड होंगे तो ये इनका आपस में जो है वो कम्युनिकेशन होगी, और उससे जो है वो साइटोटॉक्सिक सेल्स को पता चल जाएगा कि ये हमारा मॉलिक्यूल है, हमारी बॉडी का है या नहीं। जबकि हमारे पास मैक्रोफेजेस के अंदर ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी के अंदर जो मैक्रोफेजेस हैं उनको ये साइटोटॉक्सिक सेल्स नहीं पहचान सकते, क्योंकि उनके पास मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 नहीं होता। उनके पास जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2। तो MHC2 उनके पास मैक्रोफेजेस के पास मौजूद होता है, इसीलिए ये उन्हें जो वो पहचान नहीं पाते हैं। फॉर द एक्टिवेशन ऑफ T cells, several chemical signals are required from another cells like dendritic cells and helper T cells। तो इन सेल्स को, जो T सेल्स हैं, जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, इन सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ सिग्नल्स की ज़रूरत होती है, कुछ केमिकल्स की ज़रूरत होती है, और वो केमिकल्स जो है वो डेंड्राइटिक सेल से आते हैं या हेल्पर T सेल्स से आते हैं। जब हेल्पर T सेल्स या डेंड्राइटिक सेल्स वो केमिकल्स सीक्रेट करेंगे तब जाके ये T सेल्स जो है वो एक्टिवेट होंगे। तो इनको एक्टिवेट होने के लिए कुछ केमिकल सिग्नल्स की ज़रूरत होती है। Whenever the T cells encounter virally infected cells, they recognize them immediately through the viral antigens expressed on the MHC1 of the infected cell। तो कोई सेल जो है, हमारी बॉडी का कोई सेल अगर इन्फेक्टेड है तो वो क्या करेगा, वायरस के जो है वो कुछ एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट करेगा। तो वायरस के एंटीजन की मदद से T सेल्स को पता चलता है कि ये जो है वो वायरस से इन्फेक्टेड है। तो जब भी T सेल्स किसी वायरली इन्फेक्टेड सेल से मिलते हैं तो उनको वो कैसे पहचानते हैं, उनको MHC1 पर लगे एंटीजन से वो पहचानते हैं। देयर प्रोग्रामिंग इन सच केस इज़ टू रिलीज द प्रोटेक्टिव प्रोटीन साइटोकाइन सच एज द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा एंड इंटरफेरोन गामा। तो इनकी ये प्रोग्रामिंग है, इनका ये ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस है कि जब भी ये किसी वायरली इन्फेक्टेड सेल को देखते हैं तो ये दो तरह के प्रोटीन सीक्रेट करते हैं, दो तरह के साइटोकाइन सीक्रेट करते हैं। प्रोटीन और साइटोकाइंस बात तो सेम है, ये दोनों जो है वो ये सीक्रेट करते हैं साइटोटॉक्सिक सेल्स। इनका नाम क्या है, ये दो तरह की प्रोटीन्स जो हैं इनका नाम है, एक का नाम है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा, इनका नाम है TNF, और दूसरा हमारे पास जो प्रोटीन है वो है इंटरफेरोन गामा IFN गामा। तो ये हमारे पास दो प्रोटीन्स हैं जो अचानक से हमारे साइटोटॉक्सिक सेल से सीक्रेट होती हैं जब भी वो किसी वायरली इन्फेक्टेड सेल से मिलता है। तो इन प्रोटीन्स का काम क्या है, विच एक्ट ऑन द अदर इम्यून सेल्स सच एज ए मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल्स टू इन्हेंस द इम्यून रिस्पॉन्सेज। अब इन साइटोकाइंस, इन प्रोटीन्स का काम ये है कि ये मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स को जो है एक्टिवेट करेंगी ताकि वो जो है वो कोई इम्यून रिस्पॉन्सेज दें और उन सेल को ख़त्म करें। तो ये जो है वो मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करती हैं। लाइक नेचुरल किलर सेल्स, they release perforin protein and granzyme to cause lysis of the targeted cells। तो नेचुरल किलर सेल्स की तरह जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं ये भी एक तरह की ग्रेन्यूल्स जो है वो दाने सीक्रेट करते हैं, और उनके अंदर परफोरिन प्रोटीन और ग्रेनजाइम एंजाइम होता है, और ये भी सेम प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले परफोरिन जो है ये सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करता है, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ता है, उसके बाद ये ग्रेनजाइम एंजाइम जो है ये क्या करता है, उस सेल को मार देता है। तो इस तरह से साइटोटॉक्सिक सेल्स जो है वो वायरली इन्फेक्टेड सेल को ख़त्म करते हैं। Unlike natural killer cells, the T cells are proceed towards the other infected cells to cause their lysis। तो ये अब क्या करेंगे, अब ये प्रोसीड करेंगे दूसरे सेल्स की तरफ और उनका भी जो है वो ये खात्मा करते जाएंगे। तो ये जो है वो एक तरह से बहुत सारे सेल्स को ख़त्म करते हुए जाते हैं।
और हमारे पास जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो ऐसा नहीं करते। इसीलिए इन सेल्स को, जो हमारे पास साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, इन सेल्स को सीरियल किलर भी कहा जाता है। अब आते हैं हम कुछ प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स को पढ़ते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को पढ़ेंगे। इन आवर बॉडी फ्लूइड्स देयर सर्कुलेट्स डिफरेंट प्रोटीन्स which help us in the protection of the body against microorganisms such as a pathogenic bacteria। तो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर कुछ फ्लूइड्स के अंदर प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स पाई जाती हैं। हमारी बॉडी के फ्लूइड जो होते हैं उनके अंदर कुछ प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जैसे कि हमारे ब्लड के अंदर कुछ प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स पाई जाती हैं। और ये प्रोटीन जो हैं ये सर्कुलेट करती रहती हैं, घूमती रहती हैं हमारी बॉडी के अंदर, और जब भी इन्हें कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलता है तो उनके अगेंस्ट ये काम करती हैं, उनको ख़त्म करती हैं। तो कुछ प्रोटीन्स भी हैं जो हमारी इम्यूनिटी के अंदर शामिल हैं। उन प्रोटीन्स का नाम क्या है? इन प्रोटेक्टिव प्रोटीन को हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कहते हैं। अपॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया द फॉरेन ऑर्गेनिज्म नॉन सेल्फ, मतलब खुद का जो पार्टिकल नहीं है, मतलब कोई और पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर जब आता है तो ये प्रोटीन्स क्या करती हैं? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती हैं थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शन होने के बाद ये प्रोटीन एक के बाद एक एक्टिवेट होती जाती हैं। सम ऑफ देम डैमेज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल्स। इनमें से कुछ क्या करेंगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ख़त्म करेंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर करेंगी। और दूसरी प्रोटीन्स हैं वो क्या करेंगी? वो दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करेंगी, दूसरे जो इम्यून सिस्टम के दूसरे सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करने में हेल्प करेंगी। तो प्रोटीन्स का काम क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर कर सकती हैं सेल की, और ये दूसरा ये काम कर सकती हैं कि ये दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि मेस्ट सेल हैं, इनको एक्टिवेट करती हैं। मेस्ट सेल जो है वो एक तरह के ऐसे सेल्स हैं जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का कारण होते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन सेल्स की वजह से होता है। न्यूट्रोफिल्स को जो है वो ये एक्टिवेट करने में प्रोटेक्टिव प्रोटीन हेल्प करती हैं। मैक्रोफेजेस को भी और दूसरे इम्यून रिस्पॉन्सेस को भी इन्हेंस करने में प्रोटेक्टिव प्रोटीन का काम होता है, और इन प्रोटीन को कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी कहा जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है ये आज का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।